This program is sponsored by Jindal Eye Hospital. आंखों की संपूर्ण जांच पर इलाज का अत्याधुनिक फेको सर्जरी सेंटर, चित्रकूट स्कीम, वैशाली नगर, जयपुर। कीदना फार्मास्यूटिकल्स प्रेजेंट टी अप लेनिमेंट ऑयल। घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द एवं सभी प्रकार के दर्दों में तुरंत आराम। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट Dr. Goyal's Path Lab and Imaging Center, राजस्थान की बिगेस्ट मोस्ट एडवांस्ड एंड हाईटेक लेबोरेटरी। सभी प्रकार की जांचों की सुविधा जैसे MRI 1.5 टेस्ला, मल्टी स्लाइस CT स्कैन विद CT एंजियो, 3D और 4D सोनोग्राफी, हार्मोन्स एवं लैब की जांचें फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर पर। हाय, हेलो एंड वेलकम टू सिटी हेल्थ। दोस्तों, सिटी हेल्थ एक ऐसा डायरेक्ट डायल इन हेल्थ शो है जहां आप डायरेक्टली कॉल लगा सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है 66100128। आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपकी बात कराएंगे स्टूडियो में मौजूद एक्सपर्ट डॉक्टर से। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जो आजकल के समाज में एक गंभीर समस्या बन गई है। यदि हम अपने आसपास देखें तो हमें सबसे ज्यादा पेशेंट्स नजर आते हैं सर्वाइकल पेन या बैक पेन के। और सबसे गंभीर बात यह है कि यह समस्या सिर्फ बुजुर्गों में और एल्डरली लोगों में ही नहीं बल्कि बच्चों और यूथ में भी उतनी ही दिखाई दे रही है। तो ऐसा क्यों है? क्या है इस समस्या का समाधान? किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं सर्वाइकल पेन और बैक पेन से? इसी के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है एक्सपर्ट डॉक्टर OP गुप्ता, जो कि मेवाड़ हॉस्पिटल में कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन के रूप में काम कर रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है सिटी केबल की ओर से आपका हमारे स्टूडियो में। तो डॉक्टर गुप्ता, ये सर्वाइकल पेन और बैक पेन की प्रॉब्लम आजकल एक बहुत ही गंभीर समस्या बन के आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इसकी वजह क्या है कि ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा रिकरेंट हो गई है, हमारे आसपास इतनी ज्यादा नजर आती है। क्या कारण है? क्या लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस इसका कारण है या किसी तरह की डेफिशिएंसी? आपने सही पकड़ा कि लाइफस्टाइल चेंजेस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट, सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण आजकल ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगी है और यंगर एज में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यूजुअली ये ओल्डर एज में मिलती थी, लेकिन लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण अब यंगर एज में भी ये प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। जी, लाइफस्टाइल में किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं जो कि ये प्रॉब्लम, क्योंकि जो सबसे कंसर्निंग बात है वो ये है कि बड़ों में तो हम मान सकते हैं आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब डीजेनरेशन, जो बोन डीजेनरेशन होता है उसकी वजह से होता है। लेकिन ऐसे क्या चेंजेस आजकल आ रहे हैं कि जिसकी वजह से बच्चों में और यूथ में भी ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है? स्पेसिफिकली सीडेंट्री लाइफस्टाइल सबसे कॉमनेस्ट कारण है इस समय, जो कि यंगर एज में सर्वाइकल पेन या बैक पेन का कारण बनता है। दूसरा यह है कि हमारा वर्किंग कल्चर, जो कि IT सेक्टर्स के लोग जो हैं, स्पेसिफिकली जो कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, उनके लिए सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए क्योंकि उनको कंटिन्यूस सिटिंग जॉब रहता है और उनके मतलब पॉस्चर्स, वो ऐसे पॉस्चर में बैठते हैं या वर्क करते हैं जो कि मतलब कि स्पाइन के लिए बहुत ठीक नहीं होते, यानी कि पॉस्चर जो है वो करेक्ट ना होने की वजह से सर्वाइकल और बैक पेन्स ज्यादा हो रहे हैं। हाँ, यहाँ एक जानकारी के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन से ऑक्यूपेशंस हैं, ऐसे कौन से लोग हैं, किस तरह के जो ऑक्यूपेशंस, किस तरह के कामों में लिप्त लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? सर्वाइकल पेन या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो कहते हैं आप, वो तो IT सेक्टर्स में वर्क करने वाले जिनका सिटिंग जॉब है, कंटिन्यूस 3 और 4 आवर्स सिटिंग जॉब करते हैं, कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं करते तो उन पे मतलब कि सर्वाइकल स्पाइन के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। और बैक पेन का प्रॉब्लम भी उनमें कॉमन होता है, लेकिन उसके अलावा जो मतलब हैवी वेट उठाते हैं उनमें भी कॉमन प्रॉब्लम होता है ये। जी, यानी कि दो चीजें सामने आती हैं। एक तो सही तरीके से ना बैठना, यानी पोस्चर की जो गड़बड़ होती है उसकी वजह से सर्वाइकल प्रॉब्लम्स यानी गर्दन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं, और गलत तरह से झुकना या ज्यादा वजन उठा लेना उसकी वजह से बैक पेन ज्यादा होता है। अभी आपने नाम लिया सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का, मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, गर्दन का दर्द, जहां तक मुझे लगता है कि पहले तो ये बताएं कि एग्जैक्टली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस उसको कहते हैं जिसमें ये डीजनरेटिव चेंजेज, मतलब कि एज रिलेटेड चेंजेस जब आते हैं गर्दन में तो उनको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि जैसे कहीं की भी आर्थराइटिस होती है उसी तरह से गर्दन की भी आर्थराइटिस होती है, तो उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, जो कि कॉमनली ओल्ड एज में मिलती है
लेकिन जो हमने बताया कि सीडेंट्री लाइफ स्टाइल और कुछ वर्किंग कंडीशंस ऐसी होती हैं, और कुछ में जैसे कि स्मोकर्स जो टोबैको लेते हैं उनमें ये कॉमन प्रॉब्लम होती है। जी, तो इसके क्या कोई क्लियर कट सिम्टम्स होते हैं, या एक हिडन साइलेंट डिजीज है जो कि धीरे से होती है और एक बहुत आगे तक पहुंचकर खतरनाक साबित हो सकती है? जी, खतरनाक साबित हो सकती है, वो कितने समय से है उस पर निर्भर करता है जी। लेकिन अगर यंग एज में हो रही है तो यूजुअली जो होता है वो मतलब कि वर्क प्लेस के कल्चर के कारण होता है, या मतलब आपको सीडेंट्री लाइफ स्टाइल जो हम कहें उसके कारण होता है। तो अगर हम उसमें बदलाव ला सकें तो ये हम डिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। जी, इसके सिम्टम्स ये किस तरह से अपने आप को, यानी सिंपल सा कोई भी गर्दन का दर्द क्या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको एक्यूट पेन हो रहा है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारण नहीं, और भी कारण होते हैं। मसल स्प्रेन होता है, और भी कारण होते हैं जिनके कारण पेन हो सकता है, या कहीं का रेफर्ड पेन भी हो सकता है। लेकिन यूजुअली अगर सर्वाइकल पेन हो रहा है तो मतलब हम ये समझ सकते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकती है, या बहुत लंबे वक्त तक अगर रहता है दर्द की शिकायत है तो ये मतलब एक इंडिकेशन है कि हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। तो ऐसे में डायग्नोसिस का, इसे जानने का क्या तरीका है? डायग्नोसिस का तो अगर जानने का तरीका तो है कि हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं उसमें, प्लस क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो आपको उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो वो एग्जामिन करके आपको बता सकता है कि ये यूजुअली नॉर्मल जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, तो उसमें हमें अगर आर्थराइटिस दिखती है जी, उसमें अगर बोन्स में चेंजेज, डिस्क में चेंजेज अगर दिखते हैं तो हमें बता सकते हैं कि मतलब कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो रही है। तो इसके अलावा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस डिटेक्ट करने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन के अलावा, मतलब एक्यूट कुछ ही केसेस में शायद और डायग्नोसिस की जरूरत पड़ती है, वरना फिजिकल एग्जामिनेशन इज सफिशिएंट। जी। तो ऐसे में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के मरीजों को किस तरह के डॉक्टर के पास विजिट करने की जरूरत पड़ती है? अगर आपके शहर में या आपके जगह पे अगर कोई स्पाइन सर्जन अवेलेबल हो तो दैट इज द बेस्ट। लेकिन अगर उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप ऑर्थोपेडिक सर्जन या न्यूरो सर्जन के पास जा सकते हैं। जी, तो आपका मतलब है कि स्पाइन सर्जन यानी कि ऑर्थोपेडिक्स में भी एक और स्पेशलाइज्ड ब्रांच हो गई कि जिनके पास विजिट करना ज्यादा ठीक होता है वंस यू हैव बीन डायग्नोस्ड विद सर्वाइकल प्रॉब्लम। जी, और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में क्या बताएंगे आप कि किस तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जैसे मैंने बताया कि ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो एज के बढ़ने के कारण ये ऐसा आर्थराइटिस वियर एंड टियर होता है, तो उसके कारण ये चेंजेज आते हैं। तो हमेशा मतलब कि 80% चांसेज कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के रहते हैं, जिसमें हम कुछ एक्सरसाइजेज, कुछ प्रिकॉशंस और कुछ ड्रग्स देते हैं जिनके कारण ठीक हो जाते हैं। अगर उससे आगे भी नहीं ठीक होते हैं तो फिर आगे के लिए हम सोचते हैं, तो सर्जिकल ऑप्शन बहुत लेट सोचते हैं, उसमें तभी सोचा जाता है जब हमको न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो। मतलब कि कहीं हमें सुन्नपन हो रहा हो, कहीं हमारे हाथ पैरों में कमजोरी आ रही हो, तब हम उसके बारे में सोचते हैं। यानी कि या तो वो बहुत क्रॉनिक हो चुकी हो, बहुत लंबे वक्त तक चल चुकी हो, या फिर बहुत ही छोटे से वक्त में उसने काफी बड़ा रूप ले लिया, तभी हम सर्जरी के लिए सोचते हैं। जी, तो ऐसे में फिजियोथेरेपी का क्या रोल रहता है? फिजियोथेरेपी का अगर हम सीरियस कंडीशन में है, जैसे हमने बताया कि न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के साथ, मतलब कि कमजोरी या मतलब कि सुन्नपन होने के साथ है, तब तो फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है। लेकिन अगर हम जैसे कि बताया कि बिना इसके अगर सीरियस नहीं है तो फिजियोथेरेपी का रोल अच्छा रहता है, क्योंकि मेन एक जो ट्रीटमेंट होता है वो एक्सरसाइज ही होती है। कुछ पॉस्चर चेंजेज, कुछ मतलब कि आपको ड्रग्स, ये मिला के आपका अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है। यानी कि अगर हम इलाज का तरीके के बारे में बात करें तो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है कि दवाइयों की जगह अपनी जगह है और उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी जरूरी है। लेकिन वो बल्कि दवाइयों से ज्यादा जरूरी है। कई बार डॉक्टर गुप्ता, कंफ्यूजन ये रहता है पेशेंट्स में कि उन्हें लगता है कि दर्द इतना ज्यादा रहता है कि जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उन्हें और भी ज्यादा तकलीफ होती है, तकलीफ एक बार को शायद बढ़ती है थोड़ी सी। तो ऐसे में जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सरसाइज उनको करनी चाहिए या नहीं। देखिए, ये तो अगर आप डॉक्टर से एडवाइस लेने के बाद करते हैं तो बेटर रहता है। और दूसरा ये रहता है कि अगर किसी स्पेसिफिक एक्सरसाइज करने से आपको पेन बढ़ता है
जी। तो उस एक्सरसाइज को नहीं करना चाहिए जी। लेकिन अगर आपको एक्सरसाइज करने से शुरुआत में वैसे भी पेन बढ़ता है क्योंकि आप उसके लिए कस्टम नहीं है, जी। तो हमें ये करना होता है कि धीरे धीरे स्टार्ट करना होता है। शुरू में हम मतलब कि जैसे 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, फिर उसको डे बाय डे बढ़ाते जाते हैं जी। और उसी समय हम कुछ ड्रग्स देते हैं जिसका असर रहता है, तो उस समय आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जब तक ड्रग्स का असर रहता है तब तक आपको कसरत का असर आने लगता है, तो फिर हम दवाओं को हटा देते हैं। यानी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में एक्सरसाइज का अपना एक बहुत अहम रोल है जो जरूरी है। और यदि दर्द बढ़ता है तो उसकी वजह यह है कि आपके शरीर को, आपकी बॉडी को एक्सरसाइज की आदत नहीं है। तो जब वो एक्सरसाइज शुरू की जाती है तो दर्द कुछ बढ़ता है, लेकिन फिर भी उसे कंटिन्यू करना चाहिए। अगर कोई आपको, जैसे हमने बताया कि किसी सीवियर पेन नहीं बढ़ता, अगर हल्का पेन बढ़ता है तो करना चाहिए। लेकिन अगर कोई पॉस्चर्स होते हैं, जैसे कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है लेकिन उसमें अगर आप एक्सटेंशन करते हैं और आपको हाथों में करंट जैसा लगता है, पैरों में करंट जैसा लगता है, तब उस एक्सरसाइज को नहीं करना चाहिए। जी। तो ऐसे में एज ए डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि पेशेंट्स को ये जो एक्सरसाइजेज हैं वो अंडर ट्रेन्ड सुपरविजन ही करनी चाहिए, या एक बार सीख कर उसे हल्की फुल्की एक्सरसाइज घर पे करने में कोई परेशानी नहीं होगी? एक बार सीख कर आप घर पे कर सकते हैं, कोई ट्रेन्ड सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। जी। जी। और एज ए डॉक्टर आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट्स को कोई डूज एंड डोंट्स बता सकते हैं कि ये चीज़ उन्हें करनी चाहिए, ये चीज़ उन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? यूजुअली डूज एंड डोंट्स में आप देखेंगे कि हम स्पेसिफिकली बताया कि जैसे कि आईटी सेक्टर्स के लोग होते हैं जो सिटिंग जॉब जिनकी है, तो उनमें अपने कुछ चेंजेस करने चाहिए अपने ऑफिसेज में। जैसे कि आप कंप्यूटर रखते हैं तो कंप्यूटर को आपका जो लेवल है वो आई लेवल के बीच होना चाहिए, जिससे आप फ्रंट में देख सकें। आपको झुक के काम नहीं करना चाहिए। दूसरा यह है कि आप हर आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आप उठ के थोड़ा सा 5 मिनट के लिए टहल के आइए। कंटिन्यूअस 2 घंटे 3 घंटे तक आपको नहीं बैठे रहना चाहिए। उसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, क्योंकि आप सीडेंटरी लाइफ स्टाइल में हैं तो आपको वो डेली रेगुलर बेसिस पे करते रहनी चाहिए, जिससे कि ये प्रॉब्लम खुद हद तक अपने आप ही सॉल्व हो जाती है, आपको फिर दोबारा ग्रसित नहीं करती है। जी। जी। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम याद रखें, यानी पेशेंट्स जो हैं वो याद रखें, तो काफ़ी कुछ तक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से उन्हें आराम मिल सकता है। लेकिन ये सब कुछ एक डॉक्टरी सलाह के बाद ही करना जरूरी है। जी। ये तो हमने बात की पेशेंट्स के बारे में, यानी जिन्हें सर्वाइकल प्रॉब्लम ऑलरेडी है। जी। लेकिन एक स्वस्थ जने को इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए लाइफस्टाइल में किस तरह के चेंजेस चाहिए होते हैं, यदि हम बात करें सर्वाइकल के बारे में पर्टिकुलर? जी, मैंने वो बताया अभी कि आपको, जैसे कि आपका ऑफिस जॉब है तो ऑफिस जॉब में ये उनके लिए भी है जिनको है, जिनको नहीं है उनके लिए भी एक्सरसाइजेज प्लस मतलब कि आपका सिटिंग अरेंजमेंट, कि आपका कंप्यूटर किस लेवल पे होना चाहिए, और प्लस आपको कंटिन्यूअस बैठना नहीं चाहिए, आपको हाफ एन आवर या 1 घंटे के बाद आपको कुछ 5 मिनट के लिए टहल के आना चाहिए जी। ये। और सबसे बड़ा है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आप अगर टोबैको च्यूअर्स हैं, तो आपको ये छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनमें डिस्क प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होती है। जी। कोई पर्टिकुलर टेस्ट्स हैं जो आप कहना चाहेंगे कि डे टू डे लाइफ में, मतलब जो हमारी नॉर्मल हेल्दी रहने के लिए कोई सर्वाइकल टेस्ट ऐसे हैं जो रूटीन एग्जामिनेशंस में करवाते रहना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिससे आपको मतलब कि इसके लिए कराते रहना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी जिससे डिटेक्ट की जा सके। ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। जी। डॉक्टर गुप्ता, आजकल की मॉडर्न टाइम में बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस दिख जाते हैं, यानी अगर हम न्यूज़पेपर खोल के देखें या टीवी में देखें तो एक नई थेरेपी, गारंटीड आराम मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंजेक्शंस होते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि ये दवाइयाँ किसी को ट्राई करनी चाहिए कि नहीं? मतलब इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या रिस्क में कुछ खास? मेरा ये कहना है कि आप स्पेशलिस्ट की एडवाइस लेने के बाद ही कोई ड्रग भी लेना है या कुछ एक्सरसाइज भी करनी है, तो स्पेशलिस्ट की एडवाइस लेने के बाद ही करनी चाहिए जी। क्योंकि हर दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं, हर एक्सरसाइज के भी स्पेसिफिक जब आप करते हैं तो उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो उनको किस बीमारी में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो ये अगर जब तक आप स्पेशलिस्ट से बात नहीं करते आपको नहीं शुरू करनी चाहिए। यानी जो स्पेशलिस्ट है उसके पास जाकर ही हमें सही अंदाजा लग सकता है कि जो भी ट्रीटमेंट मिलने वाला है उसका फायदा क्या है और किस तरीके से। जी।
अब हम बात करते हैं सर्वाइकल सर्जरी के बारे में। जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो सर्जरी है वो कहाँ किस हद तक खतरनाक हो सकती है, क्या इससे डरने की जरूरत है या एक बिल्कुल नॉर्मल सी सर्जरी है? देखिए, पहले जब मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव नहीं थी तब तो इसमें लोग मतलब कि प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आज मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर चली गई है। जैसे हम लोगों के पास अब माइक्रोस्कोप्स होते हैं जिसमें हम मतलब कि किसी भी चीज़ को इनलार्ज करके देखते हैं, तो सर्जरी के समय भी हम उसका यूज करते हैं, तो जिससे हमें हर चीज़ बड़ी दिखती है और डैमेज होने के चांसेज कम हो जाते हैं जी। तो नॉर्मली अब जो है सर्वाइकल स्पाइन सेफ सर्जरी है जी। इसमें, अगर आप एक्सपीरियंस हैंड में जाते हैं तो। जी। तो जैसे कि और फील्ड्स में हम देखें तो बहुत एडवांस्ड टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे कई फील्ड्स में दूरबीन द्वारा, लैप्रोस्कोपी द्वारा, यानी बिना चीर फाड़ के इसको किया जा सकता है। क्या सर्वाइकल सर्जरी के फील्ड में भी ऐसे कुछ इनोवेशंस हुए हैं, कोई नई टेक्निक्स आई हैं? जी, अब जैसे मैंने बताया कि माइक्रोस्कोप, जब हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं तो हम बहुत ही, जो पहले बड़े चीरे से होते थे, अब वो सर्जरी बहुत छोटे चीरों से करी जा सकती है, जिससे कि हमें मतलब कि डैमेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली जैसे कि आप एंडोस्कोपिक या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं होल से, उसी तरह से होल से हम सर्वाइकल स्पाइन में भी कर सकते हैं। जी। यहाँ एक कॉल आ रहा है हमारे पास, एक कॉलर का। हेलो। जी हाँ, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? हाँ नमस्कार जी, मैं एचपी शर्मा बोल रहा हूँ। जी एचपी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी हेल्थ में। आज यहाँ हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर ओपी गुप्ता। मैडम, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि जो घुटने का ट्रांसप्लांट ऑपरेशन होता है तो इसके बाद क्या सक्सेसफुल रहता है, प्रॉब्लम्स सुनने में आया कि पूरी तरह ठीक होती है या नहीं होती? जी, जैसा आपने कहा, वो घुटने का ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुल रहता है, तो आप उसके लिए परेशान नहीं होइए, क्योंकि घुटना रिप्लेसमेंट अब बहुत ही टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव कर चुका है, तो उसमें सक्सेस के चांसेस बहुत ही अच्छे रहते हैं। आप पेन फ्री हो जाते हैं, आप जो चल नहीं पा रहे होते हैं दर्द के कारण, वो आराम से नॉर्मली चल सकते हैं। तो नहीं, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है सर कि यही लास्ट एक तरीका होता है? जी, वो तो आपके घुटने के मतलब किस स्टेज की आर्थराइटिस है उस पर निर्भर करता है। अगर लास्ट स्टेज आर्थराइटिस है तो फिर और कोई ऑप्शन नहीं रहता है, आपको फिर रिप्लेसमेंट के लिए ही जाना पड़ता है। अच्छा, मतलब वो करना ही ठीक रहेगा? जी, अगर अर्ली स्टेज आर्थराइटिस है तो उसमें कुछ ड्रग्स, कुछ एक्सरसाइज, ये सब वर्क करती हैं। अच्छा सर, एक चीज, अगर सर्वाइकल पेन जो होता है जी, उसका प्रॉपर क्या इलाज, केवल व्यायाम वगैरह से ठीक हो जाता है या कोई और भी अपने पास ऑप्शन है अपने यहाँ जयपुर में? जी, सर्वाइकल स्पाइन का जो पेन होता है, अगर आपको खाली नेक पेन हो रहा है तब तो वो एक्सरसाइज से आपको आराम मिल जाता है, आपको लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ठीक है। और अगर आपको जैसे कि उसके साथ कुछ सिम्टम एसोसिएटेड है, जैसे कि आपके हाथ पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन होता है, या आपको कमजोरी होती है हाथों पैरों में, या चलने फिरने में कुछ लड़खड़ाहट हो रही है, तब फिर हमें मतलब कि ये सीरियस प्रॉब्लम है, तब फिर हमें इसका मतलब है कि नसों पे दबाव पड़ रहा है, तो हम इसको फिर आगे इन्वेस्टिगेट करके फिर हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। जी एचपी शर्मा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का सही जवाब मिला होगा। तो दर्शकों, आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर ओपी गुप्ता, जो कि हमें जानकारी दे रहे हैं सर्वाइकल और बैक पेन के बारे में। हम अपने सवालों और जवाबों का सिलसिला उनसे जारी रखेंगे। अभी यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, तो आप कहीं जाइएगा मत। स्टे ट्यून्ड टू सिटी हेल्थ। This program is sponsored by Jindal Eye Hospital। आधुनिकतम लेजर द्वारा चश्मे से छुटकारा एवं मोतियाबिंद का इलाज। चित्रकूट स्कीम, वैशाली नगर, जयपुर। कीदना फार्मास्यूटिकल्स प्रेजेंट टी अप लेनिमेंट ऑयल। घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द एवं सभी प्रकार के दर्दों में तुरंत आराम। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट Dr. Goyal's Path Lab and Imaging Center, राजस्थान की बिगेस्ट, मोस्ट एडवांस्ड एंड हाईटेक लेबोरेटरी। सभी प्रकार की जांचों की सुविधा जैसे MRI 1.5 टेस्ला, मल्टी स्लाइस CT स्कैन विद CT, एंजियो, 3D और 4D सोनोग्राफी, हार्मोन्स एवं लैब की जांचें फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर पर।